क्या भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है? कारण और समाधान। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है? क्या आप जानते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, घटती उपभोक्ता मांग और वैश्विक चुनौतियों की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति। विकास दर में गिरावट। 2023 से 24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ पहले की तुलना में धीमी होने की संभावना है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की विकास दर 6% से कम हो सकती है। महंगाई, इन्फ्लेशन। बढ़ती कीमतें हर घर को प्रभावित कर रही हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर तेल और गैस तक सब महंगा हो रहा है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देश में नौकरियों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। खासतौर पर युवा वर्ग को इसका सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति के कारण एक घटती उपभोक्ता मांग, डिक्लाइनिंग कंज्यूमर डिमांड। लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने की क्षमता कम हो गई है। इसका असर कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर पड़ रहा है। दो वैश्विक चुनौतियां, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। कोविड-19 महामारी का प्रभाव। लॉकडाउन के दौरान उत्पादन ठप हो गया था। अब भी कई उद्योग उस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध। इस युद्ध ने तेल और खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ा दी हैं। आयात पर निर्भरता बढ़ने से रुपए की कीमत घट रही है। 3. वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। सरकार के पास राजस्व कम और खर्च ज्यादा हो रहा है। उधारी बढ़ रही है, जिससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। 4. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी, स्लोडाउन इन मैन्युफैक्चरिंग। भारत का उत्पादन क्षेत्र कमजोर हो रहा है। कई कंपनियां मुनाफा न होने की वजह से अपना विस्तार रोक रही हैं। चीन से आने वाले सस्ते उत्पाद भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5. निर्यात में कमी, रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स। वैश्विक मंदी की वजह से भारतीय उत्पादों की मांग विदेशों में कम हो रही है। इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों और रोजगार पर पड़ रहा है। 6. ब्याज दरों में बढ़ोतरी, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। रिजर्व बैंक ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इससे लोन महंगा हो गया है और लोग निवेश करने या खर्च करने से बच रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति। जीडीपी विकास दर, ग्रोथ रेट। भारत की जीडीपी विकास दर 2023 से 24 में 6% से कम होने का अनुमान है। वैश्विक मंदी और घरेलू चुनौतियों की वजह से ग्रोथ धीमी हो रही है। महंगाई, इन्फ्लेशन। खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया है। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम हो रही है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। युवाओं में नौकरी की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। 2023 में बेरोजगारी दर 7.5% तक पहुंच गई। SP 500 बनाम भारतीय बाजार। एक SP 500 अमेरिकी बाजार। SP 500 अमेरिका के टॉप 500 कंपनियों का इंडेक्स है। डेटा। पिछले 10 वर्षों में SP 500 ने औसतन 10 से 12% का वार्षिक रिटर्न दिया। 2021 में SP 500 ने 26% रिटर्न दिया, जबकि 2022 में वैश्विक आर्थिक दबाव के कारण इसमें गिरावट आई। दो भारतीय बाजार, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। भारत के टॉप 50 और 30 कंपनियों का प्रदर्शन दर्शाने वाले इंडेक्स। डेटा। भारतीय बाजार ने औसतन 12 से 15% का वार्षिक रिटर्न दिया। 2021 से 22 में निफ्टी 50 ने करीब 19% का रिटर्न दिया। अमेरिकी कंपनियों की स्थिरता और वैश्विक विस्तार। इन समस्याओं का समाधान क्या है? 1. सरकारी नीतियां। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं।
फिस्कल डिसिप्लिन, सरकारी खर्चों को संतुलित करने की जरूरत है। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सड़कों, रेल और तकनीकी विकास में निवेश बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। 3. निर्यात बढ़ाने के उपाय, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकती है। 4. शिक्षा और कौशल विकास, युवाओं को रोजगारोन्मुख स्किल्स सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। 5. महंगाई पर नियंत्रण, खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों को स्थिर करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। एफई सेलिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का मतलब है जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में अपने निवेश को बेचते हैं। यह प्रक्रिया भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। एफई सेलिंग, डेटा एंड कॉन्टेक्स्ट। एक, एफई का रोल भारतीय बाजार में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईस बड़े विदेशी निवेशक होते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इनके निवेश से बाजार में तरलता, लिक्विडिटी और स्थिरता आती है। जब एफआईआईस बड़े पैमाने पर शेयर बेचते हैं तो इससे भारतीय बाजार में गिरावट आ सकती है। 2. एफई सेलिंग क्यों होती है? अंतर्राष्ट्रीय कारण, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, डॉलर की मजबूती और रुपए का अवमूल्यन, वैश्विक आर्थिक मंदी का डर। घरेलू कारण, भारत में राजनीतिक अस्थिरता, कंपनीज के खराब वित्तीय प्रदर्शन, बाजार में ओवर वैल्यूएशन। 3. एफई सेलिंग के असर, बाजार में गिरावट, निफ्टी और सेंसेक्स में अचानक बड़ी गिरावट, छोटे निवेशकों का नुकसान, रुपए की कमजोरी, एफआईआई द्वारा भारतीय रुपए को बेचने से इसका मूल्य गिर सकता है। आर्थिक अनिश्चितता, निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है। 1. 2022 से 23 एफई सेलिंग ट्रेंड। 2022 में एफआईआईस ने भारतीय बाजार से 1.5 लाख रुपए करोड़ की निकासी की। प्रमुख कारण रूस-यूक्रेन युद्ध, वैश्विक मंदी का डर। 2. एफआईआई के मुकाबले डीआईआई का निवेश। घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआईज अक्सर एफई सेलिंग को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। डीआईआईज द्वारा 2022 से 23 में 1.4 लाख रुपए करोड़ का निवेश किया गया। 3. एफआईआई की वापसी। 2023 के अंत में एफआईआईस ने दोबारा निवेश शुरू किया, मुख्य रूप से टेक और इंफ्रा सेक्टर्स में। समस्या का समाधान। 1. भारत सरकार के प्रयास, मुद्रा स्थिरता, आरबीआई द्वारा डॉलर की बिक्री और रुपए को मजबूत करने के प्रयास। प्रोत्साहन योजनाएं, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। 2. छोटे निवेशकों के लिए सुझाव, लॉन्ग टर्म निवेश, बाजार की गिरावट के दौरान घबराने की बजाय सिप और अन्य योजनाओं में निवेश बनाए रखें। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन, केवल इक्विटी में न रहकर गोल्ड, डेट फंड्स और रियल एस्टेट में भी निवेश करें। 3. डिजिटल इकोनॉमी का फायदा, एफआईआई तकनीकी और स्टार्टअप सेक्टर में रुचि दिखा रहे हैं। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित कर सकती हैं। एफई सेलिंग को समझने का सही नजरिया। एफई सेलिंग बाजार का स्वाभाविक हिस्सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और दीर्घकालिक निवेशक इस अस्थिरता को लाभ का मौका मान सकते हैं। 2025 की समस्याएं और समाधान, असमानता और सुधार। भारत की 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति है। यह आर्थिक असमानता देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है। गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, जबकि अमीरों के पास इन तक पूरी पहुंच है। समस्या 1. आर्थिक असमानता। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। गरीब अपनी जरूरतें पूरी करने में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि अमीर वर्ग अपनी संपत्ति को और बढ़ा रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की ओर बढ़ना होगा।
जिसमें अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए और उस टैक्स का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए किया जाए। समस्या 2, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। आज भी गरीब परिवारों के बच्चे बेहतर शिक्षा से वंचित हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति उनके लिए खराब है। हमें मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली लागू करनी होगी ताकि हर नागरिक को समान अवसर मिल सके। सरकार को इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना चाहिए और हर जरूरतमंद तक इन सुविधाओं को पहुंचाना चाहिए। समस्या 3, टैक्स पेयर्स का पलायन, टैक्स पेयर एक्सोडस। बड़ी समस्या यह है कि अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए भारत छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना होगा। इसके अलावा टैक्स से प्राप्त धन का सही उपयोग दिखाना भी जरूरी है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। समस्या 4, असमानता के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। यह असमानता सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक तनाव को भी जन्म देती है। इसे हल करने के लिए हमें रोजगार के अवसर बढ़ाने, ग्रामीण विकास पर जोर देने और डिजिटल क्रांति को तेज करने की जरूरत है। निष्कर्ष, 2025 का भारत तभी सफल हो सकता है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने के लिए नीतिगत बदलाव और लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियां हैं, लेकिन सही नीतियों और मजबूत इच्छाशक्ति से इन्हें हल किया जा सकता है। याद रखें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और ये चुनौतियां अस्थायी हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।